राइट, शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर यह है कि आखिर अब सूर्या ने के बाद असद का जैसे एनकाउंटर हुआ हत्या के बाद, वैसे सूर्या जैसा मर्डर और असद जैसा हिसाब हो, यह मांग हो रही है। यह तस्वीर आपको याद है जब सूर्या की हत्या असद ने की और उसके बाद असद का एनकाउंटर हो गया। योगी राज में असद का एनकाउंटर हुआ सूर्या की हत्या के बाद। अब देखिए सूर्या जैसी हत्या और मर्डर हो गई है दिल्ली में। यह तस्वीर आप देख रहे हैं साईं की हत्या कर दी गई है बेरहमी से। सूर्या जैसा मर्डर हुआ है। और दो बाकी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये दोनों हत्यारे हैं। दोनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें नाबालिग हत्यारे भी शामिल है। अब मांग हो रही है जैसे सूर्या के कातिलों के साथ हुआ असद के साथ, वैसे ही साईं के कातिल के साथ भी हो। और अब योगी वाले इलाज की मांग हो रही है। योगी योगी के नारे लग रहे हैं। लोग प्रदर्शन में योगी का नाम ले रहे हैं कि यहां भी एनकाउंटर हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए जरा, लोग सड़कों पर साईं के इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इंसाफ का मतलब एनकाउंटर है लोगों के लिए। एक तरफ सूर्या की तस्वीर, दूसरी तरफ साईं की तस्वीर। लोग सूर्या वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और यह मामला इतना बढ़ गया है, देखिए पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने थे, बैरिकेडिंग हटा रहे थे, पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। देखिए साईं की मां को आपने सुना, साईं की दादी पुलिस के सामने खड़ी हुई है और मांग कर रही है इंसाफ की। जवाब तो नहीं बोलने तुम, 10 दिन हो गया है, 10 दिन में क्या करोगे तुम बताओ मुझे। मुझे जवाब चाहिए, ये जवाब तो उन्हें जवाब नहीं अभी तक क्यों नहीं मिले। वो तीनों की वीडियो है ना, क्यों नहीं मिला वो अभी तक? क्यों नहीं मिला? कैसे बोल दूं, कैसे बोलने दूं? जिस बेटी का बेटा खुला उससे पूछो। 10 दिन हो गया, 10 दिन हो गया है। तुमने क्यों बचा दिया? क्यों बचाया? क्यों बचाया? मैं ये नहीं सुनूंगी। तो बड़ा साफ है कि लोग इस तरह की हत्याओं के बाद एक इंसाफ चाहते हैं। लोग चाहते हैं एनकाउंटर हो जाए, फैसला ऑन द स्पॉट हो जाए। इसीलिए देखिए साईं की बॉडी रखकर प्रदर्शन हुआ। साईं का पार्थिव शरीर रोड पर रखा गया और उसके बाद स्थानीय लोग, परिवार के लोग प्रदर्शन करने लगे। गोली मार दो, गोली मार दो, बात खत्म करो। लोग कह रहे हैं फांसी नहीं, हमें एनकाउंटर चाहिए। उस
लड़के का जिसने दिन दहाड़े अमर कॉलोनी में मेरे बेटे को 2 गोलियां मारी हैं, और जो आपके सामने पड़ा है एनकाउंटर चाहिए और एनकाउंटर ही चाहिए। ये मेरा बच्चा नहीं है, ये सब जितने हैं सब मेरे बड़े भाई छोटे भाई है, उनका बेटा है, और सबका एक ही मांग है कि हमारे बच्चे का जो हाल हुआ है वही उन्हीं के बच्चों का हाल होना चाहिए। जैसे मेरे बच्चे के 2 गोली मारी है, उन सबके भी सर पे गोली मारनी चाहिए प्रशासन को। दिल्ली में सूर्या जैसा मर्डर हुआ तो अब असद जैसे इंसाफ की मांग तेज हो गई है। जैसे बकरीद के दिन सूर्या की चाकू से हमला कर हत्या हुई, वैसे ही दिल दहला देने वाली 2 वारदातों से दिल्ली दहल उठी है। एक जगह 17 साल के लड़के पर 6 बदमाशों ने चाकुओं से 15 वार किए, तो दूसरी जगह डिनर विवाद में दबंगों ने 17 साल के साईं के सिर पर गोली मार दी। मामूली बात पर जिन्होंने नाबालिगों का खून किया, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। परिवार गुस्से में है और प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं जिन्होंने घर का चिराग उजाड़ा, उनका सीधे एनकाउंटर हो। हम चाहते हैं इनके घरों पे बुलडोजर चले, इनका एनकाउंटर हो, तो भी इनके पीछे उन्हें फांसी की सजा दी जाए। ये हमारे बच्चे के साथ हुआ, आगे किसी और बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। लोगों को सुन रहे हैं, लोग एनकाउंटर को दोहरा रहे हैं। लोग कह रहे हैं एनकाउंटर हो या फांसी दी जाए। अब आपको उस साइड पर लिए चलता हूं जहां साईं की हत्या की गई। ये वो जगह देख रहे हैं, ये रेस्टोरेंट है, यहीं पर साईं खड़ा था। दावा है कि जब साईं यहां बैठा था उसी दौरान पीछे से लोग आए और उन्होंने सिर के पीछे से गोली मार दी। और न सिर्फ गोली मारी बल्कि भागे। गोली मारकर फरार होने का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं लड़कों को भागते हुए, ये वही सीसीटीवी की तस्वीरें हैं। गोली मारने के बाद ये फरार हुए। चला अब आइए आपको बताऊं, दिल्ली में 2 हत्याएं हुई, दोनों में यही मांग हो रही है। पहली न्यू उस्मानपुर में 15 बार चाकू से गोदा गया है। दिल्ली में सूर्या की तरह नाबालिग की हत्या हुई। 17 साल के अभिषेक को 15 बार चाकुओं से गोद कर मार डाला गया। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में रात करीब 10:30 बजे यह वारदात हुई। 6-7 लड़कों ने अचानक अभिषेक को घेरा और चाकू चलाने लगे। वो तब तक चाकू से हमला करते रहे जब तक अभिषेक गिर नहीं गया। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। बुरी तरह घायल अभिषेक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बहुत ज्यादा खून बह जाने से उसकी मौत हो गई। शुरुआती जांच में सामने आया कि मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा था। पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी पर एक्शन की तैयारी हो रही है। इसके अलावा एक और हत्या हुई। अमर कॉलोनी डिनर विवाद में सिर पर गोली मारी गई। 17 साल के एक लड़के साईं को रेस्टोरेंट में गोली मार दी। गोली साईं के दिमाग में फंसी थी और वो वेंटिलेटर में रहा, लेकिन 6 दिन बाद अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। पीड़ित परिवार ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया और सभी आरोपियों के एनकाउंटर या फांसी की मांग की। 26 मई को साईं अपनी एक दोस्त के साथ दरअसल रेस्टोरेंट गया था। आरोप है कि 3 लड़कों ने उसकी दोस्त पर गलत टिप्पणी की। साईं ने इसका विरोध किया तो वो धमकाते हुए चले गए। कुछ देर बाद वो वापस लौटे और साईं के सिर पर गोली मार दी। लोगों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो हथियार लहराते हुए भाग गए। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी 4 से 5 रसूखदार हैं। क्राइम ब्रांच ने नाबालिग समेत 3 को गिरफ्तार किया है। नाबालिग पर भी व्यस्त की तरह केस चलाने की तैयारी है। एक आरोपी का नाम यश बिधूड़ी है। बताया जा रहा है, खबर है कि यश खुद को दबंग और सांसद का पोता बताता था, लेकिन बीजेपी सांसद रामवीर बिधूड़ी ने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखी है और कहा है यश बिधूड़ी नाम के युवक से मेरा कोई संबंध नहीं है। अब आपको बताऊं, सूर्या की हत्या हुई। सूर्या नाबालिग था, कातिल की उम्र भी ज्यादा नहीं थी, उसमें कई नाबालिग थे जो खोड़ा में हुए। दिल्ली में हत्या हुई, साईं नाबालिग था, दूसरा बच्चा भी नाबालिग था और मारने वालों में भी नाबालिग शामिल है। ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि नाबालिगों की हत्या और हत्यारे भी बढ़ रहे हैं। देखिए जरा, एनसीआरबी के कुछ आंकड़े आपके सामने लाया हूं। नाबालिगों में 14% अपराध बढ़ा है। 14% अपराध और हिंसा तेजी से बढ़ रहा है। हर 3 दिन रेप और 3 हत्याएं हो रही हैं। हर दिन 3 रेप और 3 हत्याएं नाबालिगों की। 2 साल में नाबालिगों में अपराध 14% बढ़ गया है। आंकड़े आपके सामने। नाबालिगों में जो अपराध बढ़ा है, मर्डर 1120, हत्या की कोशिश 2243,
रेप केस 1067 और किडनैपिंग 669। इधर देखिए, दंगों में शामिल 448, चोरी 6242, नाबालिग शामिल, छिनौती में 474 और लूट में 1070। यह बता रहा है कि नाबालिग बच्चों में कैसे क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। सुनिए जरा, देश की राजधानी दिल्ली के लोग साई की हत्या के बाद क्या मांग कर रहे हैं। हमारी सीधा इनकाउंटर या फांसी की मांग है, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान के अंदर केस चलते तब 6 साल हो जाते, तब तक वो बेल में आएंगे, फिर किसी को मारेंगे। हम चाहते हैं इनके घरों पे बुलडोजर चले, इनका एनकाउंटर हो और हमारे साई को इंसाफ मिले। कितने साई मरेंगे सर, बुलडोजर क्यों नहीं चलता? क्राइम करने के आदी हैं और भी क्राइम करेंगे ऐसे ही, और बच्चे मारेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आगे ना बढ़े और किसी के बच्चों के साथ ना हो ऐसा। ये हमारे बच्चे के साथ हुआ, आगे किसी और बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। यहाँ योगी तो नहीं है, ये तो दिक्कत है। जब तो खुले घूम रहे हैं ऐसे मार मार के। अब बताओ, 15 लड़के थे नाबालिग, उम्र उनकी कोई ये खेल करने की, स्कूल जाने की उम्र में चक्कू चला रहे हैं। ये एक्शन तुरंत होता है ना, तुरंत एक्शन होना चाहिए, तो तुरंत एक्शन नहीं होता है, लेट होता थोड़ा। कानून व्यवस्था बिल्कुल चौकन्नी होनी चाहिए कि आम नागरिक किसी भी तरह से आराम से आया जाए, कोई दिक्कत ना हो। यूपी जैसी कानून व्यवस्था होनी चाहिए। अगर देखो किसी ने गुनाह करा है, उसे उसी तरह सजा मिलनी चाहिए जिस तरह से यूपी में मिल रही है। पुलिस का डर मन में होना चाहिए किसी भी तरह से। जब लोगों के घरों पे स्ट्रिक्ट एक्शन होंगे, तभी लोगों के बीच में डर बैठेगा। 16 साल का बच्चा है, 16 साल को एज होती है मर्डर की। मानते कि वो बड़ा होता है, कोई लड़ाई का सीन होता है, कोई प्रॉपर्टी का विवाद होता है, बट कोई मैटर नहीं है। हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है भाई, योगी जी की जरूरत। जैसे योगी बाबा कर रहे हैं ऐसा कानून लग जाए तो राहत मिलेगी। नहीं, यहाँ तो सब ऐसे ही हैं। अब देखिए जरा, बड़ी बात यह है, दिल्ली में मांग हो रही है कि एनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन एनकाउंटर हुआ यूपी में असद का। उसके बाद देखिए, असद जहां रहता था खोड़ा, वहां देखिए पुलिस का डिप्लॉयमेंट। हर जगह से सफाई अभियान पुलिस ने शुरू कर दिया है। जिस तरह के आपराधिक तत्व, असामाजिक तत्व, उपद्रव करने वालों की अब ठीक से ढूंढाई हो रही है। और उसके बाद देखिए, न सिर्फ इतना बल्कि हिस्ट्री शीटर्स खोजे जा रहे हैं। इसके अलावा जो अवैध मदरसे थे उन पर एक्शन शुरू हो गया है। खोड़ा में देखिए, मदरसा चौकी खोड़ा गांव गाजियाबाद गैर मान्यता प्राप्त पब्लिक अवैध है, संचालित है तथा मदरसा अदो हस्ताक्षरी के कार्यालय में पंजीकृत नहीं है, न ही मदरसा संचालित किए जाने की कोई स्वीकृति प्राप्त है। उसको तत्काल सील किया जाता है एवं प्रबंधक को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में एक पक्ष के भीतर 1 सप्ताह के भीतर अदो हस्ताक्षर के कार्यालय में अपना जवाब उपलब्ध कराएं, अन्यथा की स्थिति में विधिक कार्रवाई की जाएगी। मदरसा चौकी खोड़ा गांव गाजियाबाद गैर मान्यता प्राप्त पब्लिक अवैध है। उसके बाद देखिए जरा, मदरसों को सील किया गया जो अवैध रूप से चल रहे थे खोड़ा में। बाकायदा अथॉरिटी के लोग पहुंचे हैं, लॉक किया है, ताला लगाया है और फिर सील लगाई है। इस तरह के जितने भी अवैध तरीके से मदरसे चल रहे थे उस पर अथॉरिटी ने एक्शन लिया है। तो अब तैयारी यह है उत्तर प्रदेश में कि अपराधियों पर सख्ती बरती जाएगी, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में अचानक अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं। इसी कड़ी में देखिए गाजियाबाद में क्या हुआ है। गाजियाबाद में शपथ दिलाई गई है बदमाशों को, पुलिस ने एक कतार में खड़ा करके। भविष्य में अभी अपराध नहीं करेंगे, कोई क्राइम नहीं करेंगे, कोई क्राइम नहीं करेंगे। सभी ने हाथ उठा रखा है और पुलिस प्रतिज्ञा दिला रही है कि अब गलती से भी उत्तर प्रदेश में अपराध करने की हिमाकत मत करना, और सब शपथ ले रहे हैं। कोई क्राइम। और इतना ही नहीं,
दूसरे जगहों पर देखिए क्या किया जा रहा है। कहीं शपथ दिलाई जा रही है, कहीं लिखित में लिया जा रहा है। यह साहिबाबाद की तस्वीर देखिए सर। अपराध छोड़ने की कसम ली जा रही है कि आज के बाद कोई अपराध नहीं करोगे। देखिए लिखा है, हम कसम खाते हैं कभी भविष्य में कभी अपराध नहीं करेंगे। तख्तियां लेकर पहुंचे थे। सर जी हमारे घर में फोन आया था कि साहबाद थाने आना है, शपथ लेनी है। अपराध तो नहीं किया सर, मगर फिर भी जेल चले गए, मुकदमे लग गए इतने सारे। बार बार बुलाया जाता है, महीने में 5-6 तारीख लगती है, 4 बार थाने बुलाया जाता है। सर हम तो बड़े परेशान है बगैर कुछ करे। तो तैयारी ये है कि 27 से पहले यूपी में जो अपराध और अपराधी बचे हैं उनका सफाया किया जाए। पुलिस इस कोशिश में है। इसलिए देखिए क्या हो रहा है। सूर्या हत्याकांड के बाद गाजियाबाद के खोड़ा में बदमाशों की आफत आ गई है। आसपास के इलाकों में भी हिस्ट्री शीटर और बदमाशों के खिलाफ योगी की पुलिस ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत बदमाशों को चुन चुनकर धरपकड़ हो रही। करीब 15 कुख्यात बदमाशों ने खुद सरेंडर किया और अपराध न करने की शपथ ली। एनकाउंटर जैसी कार्रवाई के डर से बदमाश थाने में हाजिर हुए और खबर है कि खोड़ा में 1601 अपराधियों का पुलिस सत्यापन कर रही। वो अपराधी कहां है, कितनी संपत्ति बनाई है, इन सब की जांच हो रही है और तलाश हो रही है। अपराधियों के घर छापेमारी और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। संदिग्ध और अपराधी इलाका छोड़कर भाग न जाएं, इसका भी इंतजाम किया गया है। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया और पुलिस आरआरएफ के 1500 जवानों ने पहले फ्लैग मार्च किया और उसके बाद घेराबंदी की। फिर अवैध इमारतों के लिए खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है। अवैध तरीके से चल रहे 3 मदरसे अब तक सील किए जा चुके हैं। इलाके के बाकी मदरसों और अवैध इमारतों की भी जांच की जा रही है। इस बीच सूर्या हत्याकांड के 2 और आरोपी पीलीभीत से गिरफ्तार हुए। असद के 2 साथी फरहान और आतिफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फरहान पर असद को चाकू देने का आरोप है, जबकि आतिफ उकसा रहा था, यह इल्जाम उसके ऊपर है। देखिए जरा पुलिस कैसे चूड़ी टाइट कर रही है, डीएम और कमिश्नर क्या कह रहे हैं। हिस्ट्री शीटर हैं जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया है और उनके द्वारा जो यहाँ पे संपत्ति बनाई गई है उसको भी देखा जा रहा है। अवैध गतिविधि से अगर कोई आय अर्जित की गई है, उसके द्वारा संपत्ति बनाई गई है, तो उस पर भी कार्रवाई होने की संभावना। सत्यापन के दौरान 3 ऐसे मदरसे मिले हैं जो कि अवैध रूप से संचालित है, जिनके मदरसा बोर्ड में पंजीकरण नहीं है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उसमें पुलिस के साथ मिलकर आज कार्रवाई करेगी। ऑपरेशन क्लीन स्वीप का मकसद यह है कि जितने भी हमारे लिस्टेड क्रिमिनल्स हैं उनको सत्यापन करना, वेरीफाई करने के बाद अगर कोई संदिग्ध एक्टिविटीज में पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना है। कितने हर थाने के जो निवास करने वाले अपराधियों की सूची हमारे पास है। हम खोड़ा से ये शुरू किया, उनकी सत्यापन अब कर रहे हैं। जिला प्रशासन जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस के बारे में सारे इंफॉर्मेशन जुटा के कार्रवाई करने के लिए यहाँ मौजूद है। हम लोग भी साथ में हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मुझे लगता है कि इंसाफ हो रहा है। असद मारे गए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार निरंतर प्रयास में है कि बाकी आरोपी भी पकड़े जाएं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ जो उन्होंने इस मैटर का संज्ञान लिया है, कुछ ना कुछ ज़रूर निर्णय जल्दी ही आएगा। और एक माँ का बेटा गया है, इससे बड़ा दुखद बात तो कोई हो नहीं सकती। बड़ी बात यह कि उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए तो एक ही मुद्दा सबसे बड़ा था, वो था अपराध का। योगी उस अपराध पर काबू करने में बहुत हद तक कामयाब हैं, ये यूपी के लोग कहते हैं। लेकिन 27 के चुनाव से पहले नजर हर मुद्दे पर है। योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में थे, तस्वीर देखिए जरा। गौवंश को खाना खिलाते हुए। अरे पैर उलझ जाएगा, पैर उलझ जाएगा। अरे धक्का मुक्की नहीं रे तो भी। तो उत्तर प्रदेश में बहुत से मुद्दे इस बार हावी होंगे चुनाव में, उनमें से गाय भी है। और गाय के मुद्दे पर शंकराचार्य भी मैदान में है। शंकराचार्य कानपुर में है गौ माता गौरक्षा के लिए।
और दूसरी तरफ अब देश में एक तरफ मांग हो रही है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। तस्वीर देखिए, गौ माता घोषित किया जाए। हिमायुओं की भावनाओं से खेलना बंद करो, तो राष्ट्रीय माता घोषित करो। अबे कूचड़खाने बंद करो। सनातन धर्म की जो सबसे पवित्र जो गाय है उसको राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, ये हमारी सरकार से मांगेगी। और जो निर्यात हो रहा है उसको बंद किया जाए, और जो स्मगलिंग होती है इसके नाम पर वो बंद की जाना चाहिए। अब लोग मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा? योगी ने कहा, मौलाना बताएंगे गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें। गाय हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। हिंदू समाज में गाय को हमेशा माता का दर्जा प्राप्त है। क्या मां और पुत्र के बीच रिश्ते घोषित किए जाते हैं? पशु तुम्हारी बुद्धि है जो तुम गौमाता को पशु बोलते हो। हुसैन दलवाई कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, मुसलमान 2 कदम पीछे आता है तब भी उसे और घसीटने की बात होती है। गाय को आप माता मानिए, मुसलमान नहीं मानेगा। फखरुल हसन कह रहे हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, गौ हत्या पर पूरे देश एक मत है, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आगे आना चाहिए। राम भद्राचार्य कह रहे हैं, मुख्यमंत्री ने बिल्कुल सही बात कही है। कोर्ट ये क्यों बताए कि ये आपकी मां है? इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है। गौहत्या रोकने का केवल एक ही तरीका है, अगले चुनाव में हिंदुत्व समर्थकों को 130 सीटें मिल जाएं। मौलाना सैयद अब्बास कह रहे हैं, माता होने की वजह से ही गौवध पर पाबंदी लगना चाहिए। अगर हिंदुओं की आस्था का ख्याल न रखा जाए तो ठीक नहीं है। शाहबुद्दीन बरेलवी कह रहे हैं, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने में दिक्कत क्या है? इससे कई सामाजिक सांप्रदायिक विवाद का समाधान हो जाएगा। इस्लाम भी गाय के मांस खाने को बीमारी की वजह बताता है, जबकि गाय के दूध पीने को शिफा यानी फायदेमंद बताता है। तो क्या यूपी के चुनाव में गाय का मुद्दा बड़ा होने वाला है? सुनिए जरा सियासतदान और धर्मगुरु क्या कह रहे हैं। तो माता तो स्वघोषित राष्ट्र माता है, उसको किसी को राष्ट्र माता घोषित करने की आवश्यकता नहीं। वैसे ही जैसे हमारी माता के बारे में किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तुम्हारी सोच पशुवत है जो तुम गौ माता को पशु बोल रहे हो, और तुम्हारा ये दोगलापन है, गौ कसी को प्रश्रय देते हो। यूपी में गौ हत्या का मतलब जान रहे हो ना क्या होगा? तो जान रहे हो, तो अगर जान रहे हो तो फिर अपने चेले चपाटों को समझा लो, नहीं तो कई कई पीढ़ियां याद करेंगी गौ माता के साथ किसी भी प्रकार की कोई हिमाकत की। तो समाजवादी पार्टी तो स्पष्ट कहती है कि गौ हत्या पे एक समान कानून पूरे देश में बनाना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी को आगे आना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गाय कसाई को देखकर कांपती थी। आज योगी सरकार है, गाय को देखकर कसाई कांपता है। कहीं गौ कसी नहीं हो रही है। केवल बड़ी बड़ी बात करना, गिरुआ वस्त्र पहन के झूठ बोल रहे हैं, जनता को ठगने का काम बंद करिए। और जो गाली दे रहे हैं, जो आप मौलवी समाज को, मुसलमान समाज को गाली दे रहे हैं, ये बंद करिए। कि आस्था में वो आपकी माता है, आप उसको माता माने। हमारी आस्था में तो माता नहीं है, हम तो उसको पशु ही कहेंगे, क्योंकि हमारी आस्था नहीं है उसमें। कुरान में जिन तमाम जानवरों का जिक्र है कुर्बानी के लिए, उसमें एक गाय का भी जिक्र है। हम तो प्रारंभ से गौ को माँ कह रहे हैं। अब हमारी माँ को अपनी माँ कह रही है, कोई कहे कि इनको माँ को कोई बात हुई? वो तो पहले से माँ है ही। आज अगर मुस्लिम समाज गाय का सम्मान करता है, वो सिर्फ इसीलिए करता है क्योंकि हमारे 100 करोड़ जो हिंदू भाई हैं वो गाय को माता समझते हैं। अब तैयारी यह है कि क्या बीजेपी ने यूपी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। एक तस्वीर आपको दिखाऊं जो गोरखपुर से आई है। योगी ने जनता दरबार भी लगाया है, योगी वहां बच्चों से भी मिले हैं। ये उसकी एक तस्वीर है। योगी बच्चे के साथ
साथ खेलते, उसे दुलराते दिखे, उसे खिलौना भी दे रहे थे। अन्नप्राशन योजना के तहत एक और तस्वीर आई है, आपको दिखाऊं। अमूमन आपने देखा होगा कि मंच से योगी आदित्यनाथ रवि किशन की बहुत चुटकी लेते हैं। आज मंच पर रवि किशन बोल रहे थे और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ बैठे थे। तो क्या कह रहे हैं रवि किशन, सुनिए जरा। नेता पे जोर पाए हो, तकरार छिड़ल बा त तकरार चली, तकरार छिड़ल बा त सुन ला झूठे पीडीए वालों, सुन लो। जब आप लोगों की सरकार थी तो युवा जवान बेटी असुरक्षित, एक मां अपनी बिटिया के स्कूल ना ही भेजत रहे, व्यापारी व्यापार बंद कर देला रहना, पढ़ाई नहीं, व्यवस्था नहीं, स्वास्थ्य नहीं, सड़क नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं। सुन लो, 15-15 साल राज किए हो, 13-13 साल राज किए हो। जब मोदी जी आवा ना, जब योगी जी आवा ना, कारण की मालूम बा कि हमार वोट और हमार सरकार, हम जेकरा के चुने वो हमरा खातिर खड़ा है। रवि किशन को आप सुन रहे थे। रवि किशन भी गोरखपुर में थे, फॉर्म में आ चुके हैं चुनावी। तो सवाल यह है कि क्या यूपी में 2027 के लिए योगी और बीजेपी भी तैयारी में है? योगी राज अलग अलग इलाकों में दौरा योगी रोज कर रहे हैं और कार्यक्रम कर रहे हैं हर रोज। पार्टी यूपी में संगठन को नए सिरे से मजबूत करने में जुट गई। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पूरा फोकस है नई टीम के गठन करने पर। प्रदेश अध्यक्ष की नई कार्यकारिणी पर बैठकों का दौर जारी है। संगठन में बदलाव पर लखनऊ से दिल्ली तक मंथन चल रहा है। राजनीतिक और सामाजिक समीकरण आंका जा रहा है। जल्द ही नए पदाधिकारियों के नामों पर अंतिम मुहर लग सकती है और वर्तमान में प्रदेश की टीम में अध्यक्ष समेत 45 पदाधिकारी हैं, जिसमें 1/3 के आसपास महिलाओं की संख्या है। सूत्र यह बताते हैं कि पार्टी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा सकती है। प्रदेश की टीम में 50% नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। बीजेपी अपने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का काम पूरा कर चुकी है और इस बीच मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर अभियान चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 5 जून से जनसंपर्क कार्यक्रम की शुरुआत करने वाली है। इस बार पता है बीजेपी को कि और जोर लगाने की जरूरत है, क्योंकि योगी अपने 10 साल पूरे कर रहे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्री। पिछली सरकारें देखो क्या करती थी, कट्टा और बम बनाती थी निर्दोष लोगों को लूटने के लिए, व्यापारियों को लूटने के लिए, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाती थी। हमने इन सौदों को तो ठीक किया है, और जो ठीक नहीं हुआ है, बोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया। कि जबान से अगर कोई बात निकली है तो निश्चित तौर पे वो सिरोधार होगी, उनकी कही गई बातें सार्थक होंगी और लगातार उत्तर प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार भी बनेगी। जनता का भरपूर समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने कमर कसी। अपना दल जिन सीटों पर लड़ेगा उस पर हमारा स्ट्राइक रेट 100% रहे, इसके लिए हमारे सभी कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार हैं और संगठन में जहां भी कुछ कमियां हैं उसको दुरुस्त किया जा रहा है। यह सच है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार सबसे दिलचस्प होने जा रहा है। क्या योगी आदित्यनाथ की 10 साल की सत्ता से लोग खुश हैं या सत्ता विरोधी लहर है, यह भी 27 में तय होगा। इसलिए अखिलेश यादव भी पूरा जोर लगा रहे हैं। देखिए जरा, 2027 चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने भी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी ने संभावित उम्मीदवारों पर काम शुरू कर दिया है। जमीन पर दावेदारी की मजबूती जांचने के लिए सर्वे कराए जा रहे हैं। स्थानीय कार्यकर्ताओं के आधार पर भी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सपा के टिकट बंटवारे में सर्वे और फीडबैक को भी प्राथमिकता दी जाएगी। सपा उन्हीं चेहरों को मैदान में उतारेगी जिनका मजबूत जनाधार होगा। सर्वे की मॉनिटरिंग खुद पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि रिटायर्ड आईएएस आलोक रंजन इसकी कमान संभाल रहे हैं और उनकी अगुवाई में लखनऊ के गोमती नगर में ऑफिस बनाया गया। यहां अर्थशास्त्र के एक प्रोफेसर, 2 रिसर्च स्कॉलर भी काम कर रहे हैं।
और इस टीम ने हर सीट पर संभावित उम्मीदवारों के नाम भी तैयार किए। खबर है कि अखिलेश 3 महीने पहले ही उम्मीदवार घोषित कर देंगे। टीम ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें कांग्रेस की सीटों का भी सुझाव है। पूर्व आईएएस ने अपनी रिपोर्ट में कांग्रेस को 70 से 75 सीटें देने का सुझाव दिया है। 2022 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, तब सपा को 111 और कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली थी। सूत्र बताते हैं कि इस बार सपा कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। 2027 में बहुत बड़े बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर चल रही है और सत्ता परिवर्तन का शंखनाद हो गया है। जनता ने फैसला कर लिया है कि इस बार सत्ता में बदलाव करना है। श्री अखिलेश यादव जी केवल इंतजार करें 2027 का और अपनी बयानबाजी करते रहें, उनको करने का अधिकार है, लेकिन 2027 में कमल खिलेगा, फिर से भाजपा सरकार। पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के समर्पित लोग हैं और पार्टी की स्थिति जो उत्तर प्रदेश के अंदर है वो रिवाइव होनी चाहिए। तो हम अपने दल के लिए चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़ें, हिस्सेदारी सही हो, और गठबंधन है तो गठबंधन बराबरी का होता है, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता है। समाजवादी पार्टी के मुंह में ताला लग जाता है 2017 की बात बोलने में। अरे लायक लोगों, 2017 की जरा बताओ कि तुम्हारे बदौलत जीते थे कि भारतीय जनता पार्टी की बदौलत जीते थे। तेरी सरकार पहली मुलायम सिंह को बनाने वाला भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, मुलायम सिंह को भी नेता बनाने, मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग है, और मायावती जी को भी मुख्यमंत्री बनाने में भाजपा का सहयोग है। आज अनुप्रिया पटेल जी नेता हैं तो भारतीय जनता पार्टी की बदौलत हैं। आज संजय निषाद जी नेता हैं, मंत्री हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की बदौलत हैं। ओम प्रकाश राजभर भी हैं तो भारतीय जनता पार्टी की बदौलत है। समाजवादी पार्टी का कोई योगदान नहीं है। तो 27 में कैसी तैयारी है बीजेपी और सपा की, वो आप देख रहे थे। अब बात करते हैं बंगाल की। क्या टीएमसी 2 फाड़ हो जाएगी बंगाल में? अच्छी खबर नहीं आ रही है बंगाल से। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तस्वीर आपने देखी किस तरह अभिषेक बनर्जी के साथ मारपीट हुई, हिंसा हुई, और इसके बाद अब बवाल बढ़ गया है। आज ममता बनर्जी ने कमान संभाली और ममता बनर्जी देखिए जरा धरने के लिए निकली उस वक्त की तस्वीर है ये। उसके बाद ममता धरना स्थल पर पहुंची है, वो तस्वीर है। धरना स्थल पर कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन बताया गया उनके बड़े नेता नहीं थे। ममता बनर्जी धरना दे रही थी तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी हुबली में थे, तारकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे। और ममता बनर्जी धरना स्थल से शुभेंदु अधिकारी को घेर रही थी। शुभेंदु सरकार पर हमला और वार कर रही थी। देखना है, हम अगर चाहते तो पूरा विश्व को बता सकते हैं, लेकिन तब भी हम शुरू नहीं किया कि देश के लिए मैं अगर मेरे का प्यार मजबूत है, मैं देश का बात बाहर में नहीं करने चाहती हूँ, लेकिन ऐसा मत कीजिए। डोंट बुलडोज अस और डेमोक्रेसी, डोंट बुलडोज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। लेकिन बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी की स्थिति ठीक नहीं है। बीजेपी ये दावा कर रही है कि ममता बनर्जी के बहुत से साथी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आने को तैयार हैं। देखिए जरा, पश्चिम बंगाल में ममता की पार्टी में बड़ी टूट का खतरा बताया जा रहा है। पार्टी से निकाले गए नेता पार्टी तोड़ सकते हैं। टीएमसी से निष्कासित रिजू दत्ता, वो जो नीली जर्सी में जिन्हें आप देख रहे हैं रिजू दत्ता हैं, दावा है 50 एमएलए इनके साथ हैं। बागी नेता खुद को असली टीएमसी बता रहे हैं। नेता विपक्ष के साथ
चुनाव चिन्ह पर भी दावा ठोक दिया है। मतलब चुनाव में हार के बाद टीएमसी 2 गुटों में बंट सकती है। शोभन देव को नेता विपक्ष मानने से गुट ने इनकार कर दिया है। विधानसभा में टीएमसी के 80 विधायक हैं और पार्टी से निष्कासित रिजू दत्ता अभी विधायक नहीं। नए गुट को मान्यता के लिए 2/3 विधायक होने चाहिए। मतलब इधर से 54 विधायक उधर जाएं तब उस गुट को मान्यता मिल सकती है। इस स्थिति में दल बदल कानून लागू नहीं होगा। 54 से कम विधायक होने पर नए गुट को मान्यता नहीं मिल सकती। टीएमसी से कल निकाले गए 2 विधायकों ने मीटिंग की। संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी ने आगे की रणनीति पर मुलाकात की है। इसमें ममता के कई खास विधायक भी शामिल हुए और इस तरह बागी टीएमसी विधायकों के पास 2 विकल्प हैं। पहला, 2/3 विधायक बीजेपी में शामिल हो जाएं। दूसरा, टीएमसी के विधायकों में 2 गुट बन जाएं। इसके लिए 54 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी और ऐसे में बड़े गुट के दावे पर चुनाव आयोग फैसला करेगा। साथ ही ऐसी स्थिति में मामला कोर्ट भी जा सकता है। महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी में इस तरह से गुट टूटे थे। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा, टीएमसी के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं। वहीं टीएमसी का दावा है ज्यादातर विधायक ममता के साथ ही रहेंगे। सुनिए जरा इस सियासी टूट फूट पर क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। ऋतव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन शाह के नेतृत्व में करीब 50 एमएलए कोई फोन पे कोई मिलके एक होटल में मीटिंग किया है और शाम को फिर एमएलए हॉस्टल में मीटिंग किया है। और सुनने में ये आ रहा है कि ये लोग असली तृणमूल कांग्रेस होके तृणमूल को तोड़ के एक नया पार्टी बनाना चाह रहे हैं, जिनका नाम देना चाह रहे हैं असली तृणमूल कांग्रेस। और वो ऋतव्रत बंदोपाध्याय को लीडर ऑफ ऑपोजिशन या नेता प्रतिपक्ष बनाना चाह रहे हैं। और तृणमूल का जो सिंबल है शायद उनके ऊपर भी बाद में ये लोग क्लेम कर सकते हैं, स्टेक कर सकते हैं। मुझे एक ही दुख है, जिसको मैंने सम्मान दिया उन्होंने मेरे साथ गद्दारी की। टीएमसी के साथ जिन्होंने गद्दारी की उनको मैं यही कहना चाहती हूँ, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। इन लोगों का चाहे अलग पार्टी करे चाहे साथ रहे, इनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। जनता ने इनको पार्ट दे दिया, कम से कम सीखना चाहिए। बचकर भागना चाहते हैं टीएमसी छोड़ करके। काउंसिलर रिजाइन कर रहे हैं, एमपी, पंचायत, जिला परिषद सब लोग रिजाइन कर रहे हैं पार्टी छोड़कर। केवल पीसी और भातीजाई रह जाएंगे पार्टी में और कुछ नहीं रहेगा। जो लोग विधानसभा में पहुंचे नहीं अभी तक उनको निलंबित करना पड़ रहा है। क्या पार्टी है, क्या डिसिप्लिन है? ये कोई पार्टी नहीं है, ये चलता हुआ ट्रेन है। सब लोग इसमें शामिल हो गए हैं। जब जिसका प्लेटफॉर्म मिल जाएगा वो उतर जाएगा। तो आज तृणमूल का हालत भी वही है। हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है। किसी को नहीं इंपोर्ट करके हम लोग 207 तक पहुंच गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का तृणमूलाइजेशन नहीं हो सकता। ममता बनर्जी धरना दे रही थी, दूसरी तरफ देखिए आज क्या हो रहा था। आज तृणमूल के दफ्तर पर बुलडोजर चल रहा था। दुर्गापुर में टीएमसी का ऑफिस है जिस पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। दावा किया गया ये भी अवैध कब्जा कर बनाया गया था। दूसरी तरफ ममता बनर्जी आज धरने पर जब थी तो बुलडोजर एक्शन पर भी सवाल उठाए उन्होंने, जिस तरह बंगाल में लगातार बुलडोजर चल रहा है। बीजेपी के वर्कर लोग बुलडोजर लेके जा रहा था। बुलडोजर लेके होग मार्केट जो 400 साल का पुराना है उसको भी तोड़ दिया है। सब धर्म स्थान कैप्चर कर लिया, ईदगाह भी दखल कर लिया। ये लोग ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, लेकिन ऐसा बुलडोजर, ऐसा अत्याचार। मोदी जी अब देखिए बंगाल को क्या बना दिया, आप किसको हाथ में दिया। और उस दौरान जब धरना चल रहा था ममता बनर्जी के एक नेता की अचानक तबीयत बिगड़ गई। वो तस्वीर भी सामने आई है, आप देख रहे हैं। कुणाल घोष को आप देख रहे हैं जिन्हें लिटाया गया और ममता बनर्जी पंखा झल रही हैं। देख रहे हैं, एक तो गर्मी, ऊपर से बहुत ज्यादा भीड़। कुणाल घोष की तबीयत बिगड़ गई, ममता ने खुद पंखा हाँकना शुरू किया। लेकिन धरना स्थल से ममता बनर्जी ने बीजेपी को बड़ी चुनौती दी है। वो कह रही है या तो लड़ूंगी या फिर मरूंगी। बंगाल में हार के बाद ममता ने यह शक्ति प्रदर्शन किया है। टीएमसी नेताओं पर हमले के बाद यह धरना दिया।
कल कोलकाता पुलिस से ममता को धरने की इजाजत नहीं मिली थी। पार्टी के कई विधायक, कई सांसद प्रदर्शन से गायब दिखे। ममता के धरने में 5 सांसदों के पहुंचने की खबर है। आखिरी बैठक में 80 में से 60 विधायक गायब थे। ममता ने इस मौके पर बीजेपी पर हमला बोला, बीजेपी पर तृणमूल को तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाया। टीएमसी के खिलाफ बीजेपी पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। ममता का दावा है कई विधायकों को धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। पार्टी गतिविधियों से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। ममता की बीजेपी को चुनौती है, लड़ेंगे या फिर मरेंगे। ममता ने कहा वो गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी हमले के विरोध में यह धरना था। कोलकाता में अवैध इमारतों पर बुलडोजर एक्शन पर भी सवाल उठाए हैं। साथ ही फेरी वालों को हटाने के मुद्दे को धरने से जोड़ा है। कल भी ममता ने बीजेपी पर टीएमसी को तोड़ने का आरोप लगाया था। सुनिए जरा ममता बनर्जी क्या कह रही हैं और दूसरे नेता क्या कह रहे हैं। काला से भी काला जो ज्यादा होता है, एक काला से भी काला के लिए भयंकर है। लेकिन ऐसा बुलडोजर, ऐसा अत्याचार, मोदी जी अब देखिए बंगाल को क्या बना दिया, आप किसको हाथ में दिया, जो बंगाल को एंटी सोशल को हाथ में छोड़ दिया। आज तो सारे पकड़ा गए जो अभिषेक बनर्जी ने खुद कराया बीजेपी को बदनाम करने के लिए, और साथ साथ जो उनका सिक्योरिटी बढ़ाने का मांग को और भी तेज करने के लिए ये सारे नाटक रचे गए। लेकिन ये सब पकड़ा गया है, इसलिए जितना भी वो प्रोटेस्ट करे जनता उनका बहका में आने वाली नहीं। ममता बनर्जी को ये आत्मचिंतन करना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि जनता उनसे नाराज है। उनका झगड़ा कोई भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, बीजेपी के वर्कर से और टीएमसी के वर्कर में कोई लड़ाई कहीं पर नहीं हो रही। लड़ाई हो रही है जनता से। और ममता बनर्जी को ये एहसास होना चाहिए कि 15 साल जो जुल्म ज्यादती की उसके वजह से जनता ने उनके खिलाफ जनाक्रोश दिखाकर वोट से, सत्ता से उनको अलग किया। कुछ आत्मचिंतन करने की जरूरत है। ममता बनर्जी सड़क पर है। ममता बनर्जी की पूरी सियासत सड़क से ही शुरू हुई थी, लेकिन हारने के बाद ममता बनर्जी को अब साथियों की याद आ रही है। तो खबर यह है कि ममता बनर्जी फिर सारे साथियों को एकजुट कर रही हैं। अब इंडिया अलायंस को फिर से साथ लेकर आने की तैयारी है। देखिए जरा, इंडिया अलायंस की बैठक होने वाली है जल्द ही, और इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा, सवाल ये। बंगाल में हार के बाद इंडिया ब्लॉक की यह बैठक होगी। इसमें 15 दलों के नेता शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में 8 जून को इस बैठक के होने की संभावना है। इसमें राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव समेत कई नेता शामिल होंगे। बैठक में विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने पर चर्चा होगी। कई राज्यों में चुनाव के बाद बदले समीकरण पर बात होगी, और इस बैठक में आप और डीएमके पार्टी शामिल नहीं होगी। तमिलनाडु में कांग्रेस ने विजय की पार्टी टीवीके का समर्थन किया है, और इस वजह से डीएमके इस बैठक में हिस्सा नहीं लेगी। कांग्रेस की कोशिश टीवीके को इस बैठक में शामिल करने की है। ममता बंगाल में टीएमसी नेताओं पर हमले का मुद्दा इसमें उठा सकती हैं। ममता को इंडिया ब्लॉक से इस मुद्दे पर समर्थन की उम्मीद होगी। सुनिए जरा ममता बनर्जी इस पर क्या कह रही है। सारी बीजेपी विरोधी पार्टियां जल्द ही दिल्ली में मिलेंगी, और ये देश के हित में जो भी बेहतर होगा उस पर आगे फैसला लिया जाएगा। विपक्षी दलों के बीच बातचीत जारी है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक साझा रणनीति पर काम किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, एक दूसरे को पीट रहे हैं। तो ऐसा स्थिति पे ममता जी नजर हटाने के लिए दिल्ली का बात कर रहे हैं। वो दिल्ली आ सकते हैं, वो अंटार्कटिका जा सकते हैं, रेगिस्तान में जा सकते हैं, कुछ भी कर सकती हो। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस को नकार दिया है। अब देखिए जरा बंगाल में क्या हो रहा है, ममता बनर्जी क्या कर रही हैं, ये आपने देखा। अब इंडिया अलायंस के साथ बैठक होने वाली है, लेकिन बंगाल में शुभेंदु अधिकारी और पुलिस का खौफ देखिए। जो लोग कमीशन लिया करते थे, कटमनी लेते थे हर काम के लिए, वो पैसा लौटा रहे हैं। ऐसी तस्वीर आपने पहली बार देखी होगी, किसी ने रिश्वत ली हो, कमीशन लिया और वो आज वापस कर रहा है। ये साउथ 24 परगना की तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए जरा। क्या इससे पहले ऐसी तस्वीर आपने देखी हो, किसी ने रिश्वत ली हो, पैसा लिया हो, वो पैसा लौटा रहा हो सिर्फ शासन प्रशासन के डर से? अगली तस्वीर देखिए जरा, कूच बिहार से आई है।
बाकायदा ऐलान किया जा रहा है, ऐलानिया हो रहा है, जिसका पैसा था ले जाया कर। গ্রাম পঞ্চায়েতের 173 নম্বর বুথের যে সমস্ত কাটমানির টাকা আবাস যোজনার কাটমানির টাকা নিয়েছিল সেই সমস্ত কাটমানির টাকা আগামী 4 তারিখ পঞ্চায়েতের বাড়ি থেকে সকলকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। আগামী 4 তারিখ ঘুঘুমারি 173। क्या आपको याद आता है कि कभी किसी को पैसा देना पड़ा हो फिर उसने वापस किया हो? कभी नहीं होता है, लेकिन बंगाल में हो रहा है। एक और तस्वीर आई है जिसके बाद हड़कंप मच गया। टीएमसी स्टूडेंट यूनियन दावा है उनके पास से ये बैग मिला और बैग में नोट आप देख रहे हैं। स्टूडेंट यूनियन रूम से कैश, सूटकेस में नोट मिलने से हड़कंप है। कोलकाता कॉलेज में नोटों का जखीरा बरामद हुआ है। दीमक लगे नोट मिलने से हंगामा हुआ। দেখুন নেতৃত্ব পার্টি অফিস তাদের আর এখানে এই সব পুরনো গোডাউন এই দুটোই বাক্স উদ্ধার করেছি, তার মধ্যে এইভাবে টাকা উড়িতে খাওয়া। और आइए अब आपको बताऊं ये कटमनी है क्या और बीजेपी क्या दावा कर रही। बंगाल में कटमनी को लेकर बीजेपी ने दावा किया। अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर किया, इसमें लोगों को कटमनी वापस करते दिखाया गया। कूच बिहार में टीएमसी नेताओं ने वसूली गई रकम को लौटाया। बीजेपी ने इसे जनता का गुस्सा और कार्रवाई का डर बताया। कूच बिहार में कटमनी को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया था। इसमें टीएमसी नेताओं से पैसा वापस करने की मांग की गई थी। बीजेपी ने टीएमसी नेताओं का एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें कटमनी वापस करने का लाउडस्पीकर से ऐलान हो रहा था। और कटमनी एक तरह का अवैध कमीशन या रिश्वत है। सरकारी योजना का लाभ दिलाने, नौकरी, ठेके पास करने पर दिया जाता है। स्थानीय नेताओं या बिचौलिए आम लोगों से अवैध कमीशन लेते हैं। सीधे सीधे भ्रष्टाचार का यह एक तरीका है। किसी काम को लेकर यह अग्रिम रिश्वत की तरह है। गरीबों का घर बनाने या पेंशन जैसे कामों के लिए रिश्वत ली जाती है और काम होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। अब सरकार बदलने के बाद लोग कटमनी वापस मांग रहे हैं। इससे टीएमसी के स्थानीय नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुनिए जरा पीड़ित क्या कुछ कह रहे हैं और मंत्री क्या कह रही है बंगाल की। मुझसे प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर पैसे लिए गए थे। मैं उन पैसों की लगातार मांग कर रहा था। इसको लेकर मेरे साथ मारपीट की गई। मैं मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं। टीएमसी में गोष्ठी दंड तो आज का बात नहीं है, वो बहुत दिन से चल रहा है। क्योंकि ये जो पार्टी है वो तोलाबाजी, सिंडिकेट और कटमनी के ऊपर चलता है। देश सेवा उनका प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। इसीलिए आज पश्चिम बंगाल 50 साल मिनिमम पीछे चला गया। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और दिलचस्प खबर आई है। एक ढोंगी बाबा धरा गया और आईआईटी से पढ़ा हुआ है। जी हां, आईआईटी का इंजीनियर है। ढोंगी बाबा कौन है जरा तस्वीर में आपको दिखाऊं, उसके बाद बताऊंगा कारनामे। यह है अश्लील कांड पर फंसे ढोंगी बाबा। देखिए इनके कारनामे बताऊंगा। पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। ये देख रहे हैं यूट्यूब पर बाबा प्रवचन देते थे और अंग्रेजी में भी प्रवचन देते थे। तो कहाँ जाओ एकदम तुरंत ब्लॉक कर देखिए, सब जानते हैं। लेकिन हमारे जटिलता तुरंत प्रिय है, तुरंत जानते कि डाउट हो तो कहाँ जाओ, सीधा आदमी की चांग, बस कुछ ना मिले। बाबा का एक ये स्टाइल देखा आपने, अभी ये दूसरा देखिए। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता था बाबा और भोली भाली महिलाओं को फंसाता था। The Bhakti movement, if you find around 1500s, it was all the impetus or the force of Bhakti came from that personality called Sri Chaitanya Mahaprabhu, who made the whole world the Bhakti word famous, and especially how he sold the whole. और उसके बाद देखिए जरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है बाबा को। उत्तर प्रदेश के मथुरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मथुरा पुलिस ने अरेस्ट किया है। बड़ी बात यह है कि बाबा ने आईआईटी से इंजीनियरिंग की थी। अब आइए अब बताता हूं कि बाबा ने किया क्या है दरअसल, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। पिछले कई सालों से ढोंगी बाबा मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में आश्रम चला रहा था। यहां वो खुद को सामान्य साधु की बजाय पढ़ा लिखा आधुनिक दिखाता था। फर्राटेदार अंग्रेजी में प्रवचन देकर लड़कियों को जाल में फंसाता था। बड़ी कंपनियों में ऊंचे पद पर काम करने वाली लड़कियां टारगेट होती थी।
यूट्यूब पर प्रवचन के दौरान वो पहले धार्मिक और ज्ञान की बातें करता था। जब लड़कियां जाल में फंस जाती थी और उस पर भरोसा करने लगती थी, तब वो उनको मथुरा वाले आश्रम में आने का ऑफर देता था। आश्रम में आध्यात्मिक शांति का झांसा देकर पहले वो विश्वास जीत लेता था और फिर जब लड़की भावनात्मक रूप से उस पर निर्भर हो जाती थी तो वो शास्त्रों का हवाला देकर उसे गंधर्व विवाह के लिए राजी कर लेता था। प्राचीन समय में परिवार समाज से दूर एकांत में हुई शादी को गंधर्व विवाह कहते हैं, लेकिन आज के दौर में ऐसे विवाह को लेकर कोई मान्यता नहीं होती। गंधर्व विवाह के जाल में फंसाकर बाबा शारीरिक शोषण करता था और फिर इस दौरान अश्लील वीडियो तस्वीरें बनाकर ब्लैकमेल करता था। बाबा के अश्लील कांड का खुलासा तब हुआ जब एक लड़की पहुंच गई थाने। 25 मई को थाना गोवर्धन में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ। लड़की ने आरोप लगाया कि बाबा ने प्रसाद में नशा देकर उससे रेप किया है और वीडियो फोटो वायरल करने की धमकी देकर 5 लाख रुपए की डिमांड की। छत्तीसगढ़ की रहने वाली ये पीड़ित लड़की बीएससी नर्सिंग की छात्रा है। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी बाबा को गिरफ्तार कर लिया और इसी गिरफ्तारी के दौरान बाबा के मोबाइल से 12 से ज्यादा अश्लील फोटो मिले। अब पुलिस जांच कर रही है अब तक कौन कौन बाबा का शिकार हुआ है और अश्लील कांड को लेकर बाबा का नेटवर्क कहां से कहां तक फैला हुआ है। सुनिए जरा बाबा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस क्या कह रही है। उनको ब्रेन वॉश करके और ये लगातार उनका शोषण कर रहा था। कई बच्चियों ने शारीरिक शोषण की भी बात बताई थी। ये इस प्रकरण को संज्ञान में लिया गया और अभियोग पंजीकृत करा लिया गया था, जिसमें एक बच्ची जो खुलकर सामने आई थी उसका बयान अंकित कराया गया और उस बयान के आधार पे बलात्कार का मुकदमा इस युवक के विरुद्ध दर्ज करा के उसको कल गोवर्धन पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। वो पता नहीं, कोई लड़की ने झूठा आरोप लगाया है, शायद कुछ पता नहीं, मेरे को भी छेड़खानी है क्या है पता नहीं। तो आप क्या करते थे? कुछ नहीं करते थे। आपने सुना, आइए अब आपको बताऊं कि आखिर बाबा की गिरफ्तारी हो गई है। बाबा पर पुलिस क्या कह रही है, लेकिन बाबा हैं कौन, कहां के रहने वाले हैं, कहां से ताल्लुक रखते हैं, मथुरा में आकर कैसे बस गए, देखिए जरा। ये धरे गए मथुरा के आईआईटी बाबा का असली नाम अभिषेक मिश्रा है। ये खुद को आदिकर्ता नारायण दास भी बताते हैं। मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले हैं। 2021 में रुड़की की आईआईटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग रुड़की आईआईटी से की है। इंजीनियरिंग में उसने बीटेक की डिग्री हासिल की और इसके बाद 20 लाख के पैकेज पर नौकरी करने लगा, लेकिन कुछ समय बाद ही उसने नौकरी छोड़ दी और मथुरा में आकर बाबा का धार्मिक चोला ओढ़ लिया। अभिषेक मिश्रा हमेशा सफेद कुर्ता और धोती पहनता है। घर से ही इंटरनेट के जरिए यूट्यूब पर प्रवचन देता है और उसकी कमाई को लेकर पुलिस अभी जांच कर रही है। गोवर्धन के राधा कुंड में उसने एक मकान भी खरीदा था। फिलहाल मथुरा के इस बाबा को लेकर पुलिस जांच जारी है। तो बाबा पुलिस हिरासत में, गिरफ्त में है और बाबा से पुलिस ये निकाल रही है कि बाबा ने किस किस को अपना शिकार बनाया है और बाबा के तार कहां से कहां तक जुड़े। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जिस पर देश में हंगामा हो रहा है। सीबीएसई में सवाल और बवाल। सीबीएसई में 12वीं की परीक्षा के बाद परीक्षा के नतीजे तो आ गए, लेकिन उसके बाद बवाल शुरू हो गया और पेपर लीक में आप देख रहे हैं नीट घोटाले के आरोपी के घर बुलडोजर चलाए, वो तस्वीरें। आइए अब आपको बताऊं, सीबीएसई रिजल्ट के बाद अब एक्शन शुरू हो गया है क्योंकि रिजल्ट नतीजों पर सवाल उठे। केंद्र सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का तबादला कर दिया। साथ ही ओएसएम से जुड़े आरोपों की जांच के लिए कमेटी का ऐलान किया। दरअसल 13 मई को सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट जारी किया था। इस साल कॉपियां ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग से चेक हुई हैं, यानी कॉपियों को स्कैन किया गया, उसके बाद वो कंप्यूटर पर आई और कंप्यूटर पर जांची गई और वही मार्किंग हुई। रिजल्ट आने के बाद कई छात्रों ने नंबरों को लेकर शिकायत की। फिर कई छात्रों ने अपनी कॉपियां बदलने का आरोप लगाया। 12वीं का एक छात्र संसद की स्थायी समिति के सामने पेश हुआ और ओएसएम की टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं पर अपनी बात रखी। सार्थक सिद्धांत नाम का छात्र सीबीएसई के ओएसएम प्रणाली से प्रभावित है। सूत्रों के मुताबिक सार्थक ने कहा इस प्रक्रिया में कम से कम 15 खामियां हैं। ओएसएम का काम हैदराबाद की कंपनी एडुटेक कर रही थी और अब शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई से टेंडर देने को लेकर रिपोर्ट मांगी। कमेटी ओएसएम सर्विस के टेंडर और खरीद प्रक्रिया की जांच करेगी। सुनिए जरा
इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं? हालत ये हो गई है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के निकम्मेपन के कारण प्रधानमंत्री जी को नीट एग्जाम की जिम्मेदारी लेनी पड़ रही है। तत्काल दे देना चाहिए उनको, नहीं तो नरेंद्र मोदी जी से उनको इस्तीफा, उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। डेली पेपर क्वेश्चन लीक आउट हो रहा है। हम एक पेपर क्वेश्चन लीक आउट को यदि नहीं रोकने की क्षमता है हमारी, हम क्या देश को बचाएंगे? सीबीएसई का एग्जामिनेशन का पेपर नहीं बचा पा रहे। नीट्स की बच्ची आज बिहार में आत्महत्या कर ली। अब तो नीट के बाद अब सीबीएसई पर बवाल और हंगामा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, नेतन्याहू पर आखिर क्यों फायर हो गए डोनाल्ड ट्रंप। दरअसल ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन लगाया और फोन लगाने के बाद ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि वो दरअसल पागल हो गए। जी हां, ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा ये। रही आपको बताऊं कि आखिर क्या कह रहे हैं ट्रंप नेतन्याहू से। हाल की में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नेतन्याहू से बातचीत की। दावा किया गया कि ट्रंप ने फोन लगाया, बातचीत में काफी गर्मागर्मी हो गई। दरअसल लेबनान पर हमले को लेकर ट्रंप इस समय नाराज है और इसी वजह से उन्होंने फोन पर नेतन्याहू को कड़ी फटकार लगाई। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को वार्निंग तक दे दी है और कहा है मैं ना होता तो तुम अब तक जेल में होते, मैंने जान बचाई है, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। अब हर कोई तुमसे नफरत करता है और इसी वजह से हर कोई इजराइल से भी नफरत करता है। ट्रंप नेतन्याहू की बातचीत पर यह दावा अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने किया है। रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान पर हमलों की शांति की कोशिश नाकाम हो सकती है और ईरान के साथ चल रही बातचीत को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी वजह से उन्होंने नेतन्याहू से फोन पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से अमेरिकी मीडिया ने यह रिपोर्ट छापी है। तो डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को हड़काते नजर आए क्योंकि ट्रंप समझ रहे हैं वो समझौता करना चाह रहे हैं और नेतन्याहू के हमले उनकी बात बिगाड़ देंगे। अब बारी है लाइफ का फंडा की। देखिए क्या है खास। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी छोटी बातों को नजरअंदाज मत करिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें आगे चलकर बहुत बड़ा फर्क पैदा करती हैं। सोचिए, हाथी ने कितने लोगों को काटा है और मच्छर के काटने से हर साल कितने लोग बीमार होते हैं। आचार्य चाणक्य ने छोटी बातों को लेकर अहम फंडा दिया। आचार्य चाणक्य ने कहा, अल्पस्यापि न कार्यस्य हंतव्यो दोष संचय। मतलब किसी काम में कोई छोटी गलती या छोटी रुकावट आए तो भी उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए, बल्कि तुरंत सुधार करना चाहिए। जैसे एक छोटा सा छेद भारी भरकम जहाज को डुबो सकता है, एक छोटी सी चिंगारी विशाल जंगल को जलाकर राख और खाक कर सकती है। इसी तरह एक गलती आपकी 1000 खूबियों और सालों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। आचार्य चाणक्य ने 3 चीजों को कभी हल्के में न लेने की सलाह दी। पहला, कर्ज को छोटा मानकर उसे समय पर नहीं चुकाया तो ब्याज बढ़ता जाएगा और आपको आर्थिक रूप से तबाह कर देगा। दूसरा, दुश्मन। अगर विरोधी या दुश्मन को कमजोर समझा या हल्के में लिया तो वो इसका फायदा उठाएगा और अचानक हमला कर बहुत नुकसान कर सकता है। तीसरी, बीमारी या चोट को छोटा समझकर कभी लापरवाही न बरतें, क्योंकि समय पर इलाज ना किया तो वो गंभीर हो सकती है, फिर आपकी जेब और सेहत दोनों पर भारी पड़ेगी। इस तरह आचार्य चाणक्य ने फंडा दिया, जिंदगी में कभी किसी काम या कोशिश को छोटा नहीं समझना चाहिए। कर्ज, दुश्मन और बीमारी, इन तीनों का समय पर निदान करना बहुत जरूरी है।